नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विश्व के इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, फायरमैन, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको विश्व इतिहास से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को समझिए और याद रखिए। सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पूर्ण जागरण मतलब होता है कि पुनः जागना। तो विश्व में सबसे पहले पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मोनालिसा किसकी कृति है? यानी मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसे किसने बनाया था? इस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लियोनार्डो द विंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंच। अगला प्रश्न देखिए। डिवाइन कमोडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कमोडी एक पुस्तक है और इसे किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दंतो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डिवाइन कमोडी पुस्तक किसने लिखा है? दंतो ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4 नंबर। प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था भारत की खोज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल का था। प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इटली का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोलंबस ने किया है अमेरिका की खोज, कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अमेरिगो वेस्पुसी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी कि विश्व घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मैगलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रश्न है 12 नंबर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आप सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था दक्षिण भारत में। प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो अभी तुरंत दोस्तों हम बता ही दिए हैं कि भारत में वास्को डी गामा 1498 में किस स्थान पर पहुंचा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीकट। प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज
की थी। प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी यानी चाय पार्टी भी इसे कहा जाता है, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सैमुअल एडम्स। प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिका कब स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश यानी भारत देश आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार से यह 1776 ईस्वी में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। प्रश्न है पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में पेरिस संधि में अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, 1783 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1789 ईस्वी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। भारत की राज्य क्रांति सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने। प्रश्न है वर्साय की शीश महल का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लुई 14वां ने। प्रश्न है शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको खास करके बिहार पॉलिटेक्निक, ITI अन्य प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूसो ने। किसने लिखा है? रूसो ने। प्रश्न है वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1815 ईस्वी में। वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस में
जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 में हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। चार्ल्स प्रथम। प्रश्न है गौरपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? रक्तहीन क्रांति या गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में, चाहे आप उसे रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में, या पूछ सकता है गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में। इस दो नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। प्रश्न है इंग्लैंड की गौरपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में गौरपूर्ण क्रांति हुआ, यानी रक्तहीन क्रांति हुआ था। प्रश्न है इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से। किससे संबंधित है? बिस्मार्क से। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। प्रश्न है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गैरीबाल्टी ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने तैयार किया था? गैरीबाल्टी ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैरीबाल्टी को। इटली का तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी। किसको माना जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था तो सिरोजवा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई है? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया?
लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रेस्टकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? यह प्रश्न भी आप सभी भली भांति जानते हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में किया था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा, नौसेना के अड्डा पर आक्रमण किया था। कब? 1941 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? तो यह प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इन ऑप्शनों में से सही प्रश्न का उत्तर चयन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व, यानी कि भारत सरकार में मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जो कि कोई निजी कंपनी और सार्वजनिक यानी कि सरकारी हो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भारत का अर्थव्यवस्था जो होगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होगा, वन होगा, उत्खनन होगा, यह सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, यानी कि यह सभी है। प्राथमिक क्षेत्र में वन, कृषि, उत्खनन ये सभी आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बिजली, गैस, लौह इस्पात, यानी कि सभी होगा। तो द्वितीय क्षेत्र में जितने भी उद्योग आते हैं वह सभी आ जाएगा। और प्रथम क्षेत्र में कृषि, वन, पशुपालन ये सभी आते हैं। तो अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के बारे में समझ गए कि जितना भी उद्योग होगा, फैक्ट्री, बिजली, गैस, लौह इस्पात, यानी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अब अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा या सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो कि सेवा क्षेत्र होता है, तो सेवा के लिए हमें तात्पर्य है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी। तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? इनमें सभी से है। प्रश्न है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं, तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में
प्रत्येक व्यक्ति का आय यानी भारत सरकार का आय ज्ञात किया था। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ये पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी, और इसे ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना का कार्य कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रेम बी राव। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रेम बी राव, याद रखिएगा। प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। तो समझ गए होंगे, इंडियन विजन 2020 क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न था, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों की गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2400 कैलोरी, जो कि यानी कि पोषण खाना होता है, वो खाना अगर यदि उसको उतना 2400 कैलोरी नहीं पूर पाता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ सकते हैं कि पहले पढ़े थे ग्रामीण, अब है शहरी। तो योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2100 कैलोरी। अगर शहर में किसी परिवार में 2100 कैलोरी का पोषण यानी खाना से नहीं मिल पाता है तो वह गरीबी रेखा में माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। श्रमिकों मतलब जानते होंगे दोस्तों मजदूर, यानी कि कृषि में मजदूर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संरचनात्मक। प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है।
भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रच्छन्न, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी होगा। क्या होगा? डी। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय का कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अंत्योदय जाएगा तो समझ लीजिए गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। प्रश्न है 17 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रश्न है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत में सामुदायिक विकास, प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि पर। किस पे था? कृषि पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का वेतन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वह उस समय का राष्ट्रीय विकास परिषद का वेतन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो जिस समय का प्रधानमंत्री होगा वह उसी समय का रहेगा। तो अभी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी होगा। प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस। प्रश्न है आपका 24 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उद्योग पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे दिया गया है ज़्यादा विकास करने के लिए? तो उद्योग पर। और पहला क्या था? कृषि पर। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो किस पे दिया गया है? उद्योग पर। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उद्योग और प्रथम कृषि होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ये सभी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी जो है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की गई थी। तो आप प्रश्न को समझ गए होंगे, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, यानी कि ये सभी इस्पात कारखाना है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1966 से 69, 1966 से 69 योजना अवकाश। प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, योजना अवकाश काल। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? प्रश्न कह रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस योजना के दौरान किया गया है? तो चतुर्थ योजना के दौरान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 8% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 2002 से 31 मार्च 2007 तक, याद रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 2002 से 31 मार्च 2007 तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, स्ट्रेमेस कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। स्ट्रेमेस किस कार्यक्रम से संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, तो यह हो जाएगा, ये सभी प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, सभी हो जाएगा, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, यानी प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सभी। तो केंद्र सरकार कर जो लगाता है किस पे लगाता है? सीमा शुल्क पर लगाता है, निगम कर लगाता है और आय कर लगाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी। केंद्र सरकार किस पे कर लगाता है? सीमा शुल्क, निगम कर, आय कर पर। बिक्री कर कौन लागत लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर जो लगाता है वह राज्य सरकार लगाता है। कौन लगाता है? राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, टैट
कर यानी कि तट कर, तो इनमें हो जाएगा सभी। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर होता है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो राज्य सरकार जो कर लगाता है, जो टैक्स लेता है, किससे लेता है? भू राजस्व कर पर, ये सही है। मनोरंजन पर सही है। पथ कर बिल्कुल सही है। तो निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर जो होगा सभी होगा, इनमें सभी, ये सभी राज्य सरकार कर लगाता है। पथ कर, मनोरंजन कर, भू राजस्व कर। अगला प्रश्न है वेट, वेट किस प्रकार का कर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर है। वेट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है भारत में वेट कब से लागू हुआ? भारत में वेट कब से लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2005 से भारत में वेट कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2005 से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वेट लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एल के झा समिति, एल के झा समिति। प्रश्न था निम्न में से किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वेट कर लगाया गया? भारत में वेट कर किसके द्वारा लगाया गया है? तो एल के झा समिति द्वारा लगाया गया है। वेट कर किसके द्वारा लगाया है? एल के झा समिति द्वारा। प्रश्न है निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, तो निगम कर जो है कि ये प्रत्यक्ष कर है, निगम कर। प्रश्न है कि 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से सी रंगाराजन। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगाराजन। प्रश्न है 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के लिए कितने प्रतिशत राशि की संतुष्ट की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 30.5%। भारतीयों द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था, यानी प्रश्न कर रहा है कि भारतीय द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था, तो कौन सा बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है, तो वह कितना है संख्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 19 बैंक है। कितना बैंक है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत? 19 बैंक है, 19। अगला प्रश्न है करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, तो कहाँ है करेंसी नोट प्रेस अवस्थित, यानी नोट कहाँ छपा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका नासिक, नासिक में। अगला प्रश्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
सितंबर 1956 ईस्वी 1956 ईस्वी को भारतीय भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? सितंबर 1956 ईस्वी को क्या गया था भारतीय जीवन निगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सेबी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, यानी कि कंट्रोल करता है? कौन करता है शेयर बाजार पे कंट्रोल? सेबी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैक्सेक्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैक्सेस, शायद ऐसे लिखा हो दोस्तों, कुछ है क्या होगा, सेक्सेस या मैक्सेस? चलिए इसको साफ से पढ़ के बता देंगे कमेंट में। प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डिस्वी का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। नरसिम्हा समिति संबंधित है, नरसिम्हा समिति संबंधित है किससे? नरसिम्हा समिति किससे है? तो वह बैंक सुधार से है। नरसिम्हा समिति संबंधित है किससे? बैंक सुधार से। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है किससे? बुल एवं बियर किससे संबंधित है? तो यह है शेयर बाजार से। किससे है? शेयर बाजार से। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3 बार। कितना बार किया गया है? 3 बार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 3 बार किया गया है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नाबार्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाबार्ड होगा। किधर गया? नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाबार्ड। प्रश्न क्या था देख लीजिए, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? नाबार्ड। यानी कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 बैंकों का किया गया था। कितना किया गया था? 14 बैंकों का। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1911 से 1921 ईस्वी। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1911 से 1921 ईस्वी, 1911 से 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी तो 1.0 अरब, ओहो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1.21 अरब। और अभी 130 लगभग चल गया होगा दोस्तों। 2021 का जो जनगणना होगा वह चल जाएगा 31 के लगभग। तो इस प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1.21 अरब। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 2001
2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? यानी कि भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17.6%, 10 साल में बढ़ा था। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यानी लिंगानुपात कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 933, यानी कि भारत में अगर 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 900। महिलाएं कितनी है? 933। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कितना है? 933। तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा मतलब यहाँ पे स्त्री में पुरुष होगा और महिलाएं जो है कि 1000 पुरुष पर 933 होगा। उल्टा प्रश्न छपा गया है, इसलिए सोच में प्रश्न आ रहा था ऐसा कैसे हो गया। यानी कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 933 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। बिहार में महिला साक्षरता न्यूनतम है, सबसे कम है बिहार में महिला साक्षरता पढ़ी लिखी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें दे दिया है उत्तर प्रदेश, लेकिन बिहार होगा। आप कमेंट करिएगा कौन सा सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो यह था 74.4%। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। भारत का जो वित्त सचिव होता है उसका। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है तो क्या करता है वह? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। वाणिज्य बैंक क्या है? भारतीय स्टेट बैंक है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है तो क्या है वह? ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है तो उत्पाद शुल्क से। किससे होता है? उत्पाद शुल्क से। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि सभी होगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत क्या आएगा?
सभी होगा। इसका प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल से सभी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद जो है कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है केरल। तो दोस्तों आज यहाँ तक रहने देते हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न लगे कि उसका उत्तर ये नहीं, जो सही लगेगा दोस्तों वह आप कमेंट करिएगा। और यह सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा दोस्तों, वहाँ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।